हमारे साथ हैं उदित मिश्रा जी और काशिफ अंसारी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। उदित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक आपका आर्टिकल में देख रहा था, उसमें बड़ा दिलचस्प उदाहरण था कि अगर लुधियाना का एक होजरी वाला टी शर्ट बना रहा है जो न्यूयॉर्क के एक स्टोर को सप्लाई कर रहा है, और इस टैरिफ वॉर की वजह से अगर उसका धंधा खोता है तो वो अपने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से पिछड़ता है। ज़रा इस तरह के कुछ उदाहरण से बताइए कि ये जो 50% का टैरिफ है, ये बाह मरोड़ने की एक कोशिश है ताकि अमरीकी शर्तों के मुताबिक हम डील कर लें। इसमें इंडिया किस तरह से, क्योंकि कई लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि सख्त हमें भी लगा देना चाहिए, तो पर जब हम अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि टैरिफ का जवाब टैरिफ नहीं है, इंडिया की सिचुएशन कुछ अलग है और टैरिफ ना लगाना किसी किस्म की कमजोरी भी नहीं है। ज़रा इन सब चीज़ों को थोड़ा आसान भाषा में सर समझा दीजिए। तो पहली चीज तो यह है कि टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो हम कंज्यूमर्स पे लेवी करते हैं अगर वो बाहर की कोई चीज इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आपको जो है उस पर एक टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स को, इस टैरिफ को लगाने से बाहर से जो आने वाली चीज है वो महंगी हो जाती है। और जैसा अर्थशास्त्र में बताया जाता है और आम तौर पे दिखता है, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ये हमारे कंजम्पशन से बाहर की है, हमारी इनकम से बाहर की चीज है। तो टैरिफ लगाना नेसेसरली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इससे जो है चीजों की मांग हर तरफ कम होती है और इससे आप अपने ही लोगों को, अपनी ही कंट्री के लोगों को पिनलाइज करते हैं, उनको दंडित करते हैं। इसलिए पहली बात तो समझने की यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इससे नुकसान तो होगा हर देश का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की कंट्री के लोगों का भी है, क्योंकि उन्हें हर चीज महंगी हो जाएगी उनके लिए। इसी में दूसरा आंसर छुपा है कि क्यों इंडिया को टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम टैरिफ लगाएंगे यूएस के चीजों पे, तो हमारे यहां के लोगों के लिए वहां की चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। वहां के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी नुकसान में होंगे, हमारे यहाँ के कंज्यूमर जो हैं वो भी नुकसान में होंगे। इस सब के पीछे एक और चीज समझने की है कि इस समय टैरिफ टैरिफ खेला जा रहा है, हर कंट्री एक दूसरे पे टैरिफ लगा रही है या धमका रही है। लेकिन टैरिफ तो एक कंट्री दूसरी कंट्री या एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे लगाती है, अनाउंस करती है। लेकिन ट्रेड जो है वो कंट्रीज के बीच में नहीं होता। ट्रेड होता है लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में। तो ट्रेड करते समय जो है हम किसी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जा रहे होते, हम लोग डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं। हम, एक चीज होती है सप्लाई चेन, कि आज के विश्व में हर चीज जो है बहुत जुड़ी हुई है। आप अगर एक साइकिल बना रहे हैं यूरोप में, तो उसका टायर कहीं से आता है, रबर कहीं से आता है, टायर कहीं बनता है, फिट कहीं किया जाता है, साइकिल फाइनली बनती और बिकती कहीं और है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन में कंपनीज ने बहुत मेहनत से अलग अलग जगहों पे अपना क्रेडेंशियल्स दिखाए और उस सप्लाई चेन के पार्ट बने, और ग्लोबलाइजेशन में एक ऑप्टिमम ढंग से उसे काम करने का रास्ता सीखा गया। अब जो ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे हो ये रहा है या आने वाले समय में हो सकता है, और जब ये टैरिफ, क्योंकि अभी तक टैरिफ अनाउंस किए जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली लगे नहीं है, हर तरह के पॉज और सस्पेंशंस चल रहे हैं कि ट्रेड डील होगी और तब सुधर जाएगा। कि जब टैरिफ लगेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो अनवायबल हो जाएंगे। मतलब आप कल तक तो उस सप्लाई चेन का पार्ट थे, लेकिन क्योंकि अब आपकी कंट्री के ऊपर एक भयंकर टैरिफ लग गया है, तो जो आपसे सामान खरीद रहा था वो कहेगा यार आपकी जगह हम किसी और से ले लेते हैं। और इस चक्कर में आपकी कंपनी या आपका फर्म उस सप्लाई चेन से बाहर हो जाएगा। और अगर ये सिस्टम 3 महीने चल गया, 4 महीने चल गया, 6 महीने चल गया, तो उसके बाद अगर टैरिफ हट भी जाए तो हो सकता है आप वापस उस सप्लाई चेन में ना आ पाए, क्योंकि आपकी जगह जिस किसी को उन्होंने लिया था उस सप्लाई चेन में, वो चलता रहेगा आगे। तो इसीलिए इसमें यह समझने की बात है कि जब टैरिफ लगता है तो जो डैमेज होता है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, तुरंत एक बारी में नहीं समझ में आता।
जीडीपी के बारे में अक्सर बात करते हैं लोग कि आधा परसेंटेज पॉइंट जीडीपी इंडिया का कम हो जाएगा, लेकिन डैमेज जो है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का व्यवसाय बिगड़ जाता है, उनका काम करने का ढंग बिगड़ जाता है। और इंडिया के लिए खासतौर से इस बात में समझने का यह है कि 1% जीडीपी कम होना अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह की मार क्रिएट करता है। कुछ जगहों पे जैसे इंडिया है, या इंडिया में कारपेट्स हो गए, जो एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव जो क्षेत्र हैं, अगर उनमें वो उतना कम हुआ जीडीपी, तो वहां पे कहीं ज्यादा लाइवलीहुड का नुकसान होगा। तो ये 3-4 बेसिक मुद्दे हैं समझने के। रिप्लाई करना और फिर से टैरिफ लगा देना अपनी तरफ से अपने कंज्यूमर्स को नुकसानदेह होगा। बेस्ट होगा कि हम इस समय किसी तरीके से कोशिश करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो रवैया रहा है, वो अपने जो क्लोजेस्ट उनके एलाइज हैं, कनाडा, मेक्सिको, सबको उन्होंने परेशान किया है। और यूरोप में जो उनके एलाइज हैं उनको भी परेशान किया है। तो मे बी अगर हम अपना डैमेज मिनिमाइज कर पाएं और थोड़ा टाइम वेट कर पाएं, तो शायद ये किस्सा बच जाए हमारे हाथ से और हम बाद में रिकवर कर पाएं। इन द इमीडिएट टर्म तो यही जी समझ में आता है। उदित, दो सवाल और हैं जो पूछे जा रहे हैं। एक ये कि ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल है और वो कितनी देर तक अड़े रहेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते तो उसके बाद भी रहेंगे ना, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि इसका असर अमेरिका को भी तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिन देशों के साथ वो ये दरेरापंती कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं वही रिसीविंग एंड पर हो। बिल्कुल। तो पहली बात, तो जो दूसरा सवाल है कि अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या डोनाल्ड ट्रंप या उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये जानता नहीं है कि उन्हें कितना झेलना पड़ेगा। मैं बहुत क्लोजली से फॉलो कर रहा था न्यूज़ में पिछले 6 महीने से। जब उन्हें लगता है कि हमारे टैरिफ्स की वजह से कल को या 2 दिन में वॉलमार्ट और टारगेट में कमी पड़ने लगेगी और लोगों में हाहाकार हो जाएगा, वो अपनी डेडलाइन बढ़ा देते हैं। वो एक और टैरिफ लगाते हैं या कम करते हैं, लेकिन डेडलाइन बढ़ा देते हैं। तो ये फुटबॉल जो है वो चला रहे हैं कुछ समय से, और ये सिचुएशन नहीं आने दे रहे हैं अभी तक कि वहां पे प्राइसेस बढ़े, क्योंकि वहां पे जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो काफी हाहाकार होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आई इज वन ऑफ द थिंग्स दैट लेड टू हिम कमिंग एंड बिकमिंग द प्रेसिडेंट वाज कि वहां पे प्राइसेस ज्यादा हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, लोगों को चीजें सस्ते में मुहैया नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली इसमें यूएस पे फर्क पड़ेगा, और अगर ये चलता रहा। लेकिन ज्यादा इसमें समझने की बात है, जो आपका पहला सवाल था कि वो सेकेंड टर्म में है, वो क्या कर रहे हैं। सो उनका सेकेंड टर्म में होना काफी डेडली है इस मामले में, क्योंकि उन्हें एक और टर्म नहीं जीतना है। तो वो एक मिशन में है अपने हिसाब से अमेरिका को ग्रेट कर बनाने में, जो वो मागा बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको समहाउ ये विश्वास है, गलत है लेकिन समहाउ उन्हें ये विश्वास है कि टैरिफ लगाने से दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका दबदबा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो वापस आ जाएगा अमेरिका में। अब वो वापस किस शेप में आता है, किस फॉर्म में आता है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि काफी कुछ वो वापस आ जाए। और उनका ये मानना है, अगेन गलत मानना है, कि अगर ट्रेड में डेफिसिट होता है किसी कंट्री से आपको, तो यानी वो दूसरी कंट्री आपको बेवकूफ बना रही है, आपको चीट कर रही है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। इससे दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये कि ये पूरी डिबेट कि टैरिफ 25% है कि 35% है कि 60% है, ये बेमायने है मेरे हिसाब से। मैं बहुत पहले से लिख रहा हूं कि ये इनका जो जिस ढंग से ये डोनाल्ड ट्रंप अप्रोच कर रहे हैं इस पूरे इशू को, वो ये है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे कि जितने में डेफिसिट खत्म हो जाएगा, जीरो डेफिसिट हो जाएगा। तो ये तब तक टैरिफ लगाते रहेंगे और ये चीजें तब तक बदलती रहेंगी जब तक उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल जाती कि सारा ट्रेड जो है दो कंट्रीज के बीच में जीरो हो जाए। अब जीरो ट्रेड डेफिसिट होने का सबसे आसान ढंग है कि दो कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड ही ना करें, लेकिन उसको आप अलग रखें। बेसिकली ये करना ये चाहते हैं कि इतना टैरिफ बढ़ाते जाएं और उस सेक्टर में बढ़ाते जाएं जहां जहां इन्हें लगता है कि
डेफिसिट जिससे क्रिएट हो रहा है। तो इनका ये मानना ये इन्हें बार बार प्रेरित करेगा कि ये टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आपके व्यूअर्स से भी यही कहना है कि, और मैं पहले से बोल रहा हूं, कि ये टैरिफ के एक लेवल पे परेशान ना हो कि 35 है कि 25 है। जब इन्होंने 26 अनाउंस किया था तब भी मैंने ये लिखा था कि इनका फॉर्मूला ही ऐसा है, इनका सोचने का ढंग ऐसा है कि ये बार बार बढ़ाते जाएंगे। और क्योंकि इनका सेकेंड टर्म है, इन्हें कोई और इलेक्शन नहीं जीतना है, इसलिए ये अनलाइकली है कि जिस आइडियोलॉजिकल ढंग से चल रहे हैं ये तुरंत पलटें। और इन्हें अभी तक तो जो है वो ब्रॉडली सपोर्ट इनकी कैबिनेट और उन सबका मिला हुआ है। अभी तक कोई खड़ा होकर इनसे नहीं बोल रहा है कि ये बहुत हानिकारक है आपके लिए। तो शायद चलता रहे जब तक कोई इलेक्टोरल रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते या इकोनॉमिक डिजास्टर इतना नहीं होता उनके यहाँ कि इनके लिए बचना मुश्किल हो। उदित भाई, एक इस सब हबड़ तबड़ में कुछ समय पहले तक असंभव सी लग रही चीज़ दिख रही है, और वो ये है कि भारत और चीन नए सिरे से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। कॉशंस आर देयर, हमारे उनके बीच सीमा को लेकर विवाद हैं, गलवान को हम भूले नहीं हैं, लेकिन एक दो साल पहले तक जो बिल्कुल अछूत की तरह था, या भी ऑपरेशन सिंदूर में हम जानते थे कि कहने को हम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल चीन है पीछे। लेकिन देखिए कुछ ही महीनों में हालात कैसे बदल गए हैं। और इसी से नत्थी दूसरा सवाल ये है कि यही अमेरिका इसी चीन को सबसे ज़्यादा आंखें दिखा रहा था, चीन ने घुटने नहीं टेके। तो इन सब के क्या सबक हैं हमारे लिए चीन के कंटेक्स्ट में? देखिए, अमेरिका जो कर रहा है वो ऑब्वियसली सब लोगों को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसने किसी को नहीं बख्शा है। अगर अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता कि चीन को गिराता या चीन का कंटेनमेंट होता, क्योंकि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है। और ये अगेन एक चीज समझने की है कि कितना व्यापक अंतर है। हमारे इस समय देश में एक माहौल बना हुआ है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उन्हें समझना चाहिए कि कितना फर्क है। यूएस का टोटल एनुअल जीडीपी 30 ट्रिलियन है। सेकेंड आता है चीन, जो कि 18-19 ट्रिलियन पे है। थर्ड आता है, अगर आप पूरे यूरोपियन यूनियन को ले लें तो 16-17 ट्रिलियन। और अगर आप ऐसा ग्रुपिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो सिर्फ एक कंट्री को लेना चाहते हैं, तो जो थर्ड रैंकिंग्स हैं वो 4 ट्रिलियन पे जाके गिरती हैं। मुद्दा यह समझने का है कि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमसे एक बहुत छोटे फ्रैक्शन में उनका 30 ट्रिलियन जीडीपी है। तो उनका राष्ट्रपति मनमानी कर रहा है इस समय, जो पहले नहीं करते थे क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता था। इस समय उनके राष्ट्रपति का व्यू यह है कि सिर्फ अमेरिका, हमें नहीं फर्क पड़ता कनाडा में क्या होता है, मेक्सिको में क्या होता है, हम सिर्फ अमेरिका पे फोकस करते हैं। ये जो वो कर रहे हैं, इससे आपको ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो गई हैं। क्योंकि आप पहले जो एक लॉजिक समझ सकते थे कि हम ये करेंगे तो अमेरिका हमारे यहां साथ देगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, फलाना एक मार्केट सिस्टम पे चलता है, तो अलाइनमेंट होगा, वो सब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका इस बात से इस सबको नजरअंदाज कर दिया इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो एक तो ये बात समझने की है कि अमेरिका के उस पूरे सिस्टम से बाहर जाने से, कि हम कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा, डब्ल्यूटीओ को फॉलो करेंगे, गवर्नेंस एक तरीके से होगी, डेफिनेटली क्रैक्स आ गए हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल जियो पार्टनरशिप्स में। और सबको देखना पड़ेगा कि हमारा कौन साथी है। जो दूसरी बात है, चाइना, रशिया, ऐसे जितनी भी और कंट्रीज हैं, चाइना इन पर्टिकुलर जो आपने बात कही, तो ये तो एक बड़ी समस्या है। हम 2019 में हमने आरसेप नहीं ज्वाइन किया इंडिया ने, इस डर से कि आरसेप जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर हमने उसे ज्वाइन किया तो उसमें चाइना के गुड्स इंडिया में आ जाएंगे। और आपको याद होगा कि उस 2017-18 के समय से ये बहुत चल रहा है कि चाइना के अगेंस्ट हम बहुत, इंडिया में एक रोष है कि चाइना का सामान यहाँ आ जाता है, हमारे उनसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो सूनर और लेटर वी विल हैव टू डिसाइड, इंडिया को ये डिसाइड ही करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये चीज और जाहिर हो गई है, अगर आप अपने घर में अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे, मैं आपके ही फोरम पे कितनी बारी इन चीजों पे बात कर चुका हूं,
अगर हम उन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो जल्दी या बाद में, सूनर और लेटर, हमें दिक्कत होगी ही होगी। अब आज अगर हम चाइना की तरफ देख रहे हैं तो तय जानिए कि जब हम उनसे ट्रेड डील करेंगे या कोई डीलिंग ओपन करेंगे तो वो दिक्कतें आएंगी फिर से। जो हमें पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले जो हमारे डर थे वो फिर से वापस आएंगे। समस्या तो बनी रहेगी। इसका सोल्यूशन जो है अपनी घरेलू उत्पादकता बढ़ाने और अपनी इकोनॉमी सुधारने में ही है। बहुत देर जो कहावत है कि कब तक आप खैर मनाएंगे, अगर आपकी खुद की वीकनेस है तो वो एक्सप्लॉइट होगी। उदित भाई, क्या ये एक वो मौका है जब भारत जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं अपने घरेलू मोर्चे पर, हमारे यहाँ डिग्रीधारी करोड़ों की संख्या में हैं, पर अगर आप उनसे पूछें कि क्या तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, क्या तुम अपनी किसी कार्य कुशलता के जरिए अपना भरण पोषण कर सकते हो। हमारे यहाँ कहने को बहुत बड़ा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, पर क्या नौजवान लड़के लड़कियों की टोली अगर एक ग्रुप फॉर्म करे तो उनके लिए आसानी से ऋणों की उपलब्धता है, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। तो हम भले ही राष्ट्रभक्ति के नाम पे अमेरिका, चीन, पूरी दुनिया से भिड़ें, जो कि हम भिड़ेंगे भी, हमारा दायित्व है, लेकिन ये वो वक्त भी है कि हम ईमानदारी से अपनी गिरेबान में झांकें और वो करेक्टिव मेजर्स करें जो अब तक हमने नहीं किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा लोग हैं इस कंट्री में। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर दुनिया खत्म हो जाएगी कल और सिर्फ हमारा देश बचेगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, चीजें नहीं होंगी। हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं हर सेक्टर में। और उसके उदाहरण आप इस ढंग से देख सकते हैं कि अ, मैं रोड का उदाहरण काफी देता हूं आजकल, क्योंकि ये नोएडा, मुंबई, कहीं पे भी आप चले जाएं, आधे घंटे की बारिश में रोड में जाना मुश्किल हो जाता है। इसमें तो कोई चाइना आपको नहीं रोक रहा। अपनी शहर बेहतर बनाने में, अपनी फैक्ट्री आसानी से बनाने या एग्जिस्टिंग बिजनेस को रैप अप करने में, इसमें जो ईज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जो है, इसमें तो कोई नहीं रोक रहा आपको। इसमें कोई ग्लोबल नॉर्म्स, कोई डोनाल्ड ट्रंप, कोई चाइना आपके ऊपर नहीं हावी है। तो इन चीजों को हम क्यों नहीं सुधार रहे हैं? और ये काफी समय से चला आ रहा है। ये कोई मतलब किसी एक प्राइम मिनिस्टर या किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है। एक चीज डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले तक जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, और हम सब सुन सुन के पक चुके थे कि भाई इतनी कोलिशन गवर्नमेंट है, डिसीजन नहीं हो पाता। वो मॉन्टेक्से आलूवालिया का जो एक आइकॉनिक कोट है कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फॉर वीक रिफॉर्म, कि सब लोग मानते हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाता एक अच्छे रिफॉर्म का, और छोटे से लेवल पे कुछ रिफॉर्म होके आगे बढ़ जाता है। तो जो 2014 से 24 के बीच में एक यूनिक मौका था जब हमारे पास सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी और हम कुछ चेंजेस कर सकते थे। मुझे नहीं लगता, और बाद में जब लिखी जाएंगी किताबें तब कोई बोल पाएगा कि कितना वो चेंज हुआ है। वो 10 साल के पीरियड में हमने क्या कमाल ऐसा किया कि हमारी इकोनॉमी फंडामेंटली कुछ इंप्रूव कर जाए। मुझे नहीं लगता उतना कर पाई। और कई ऐसे मतलब वो अलग एक डिबेट है कि कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आज जो आज मोदी जी की मजबूरी है वो वही है जो शायद 50 और 60 के दशक में नेहरू जी की थी। हम उतना ही डर रहे हैं ट्रेड से, राइट? अदरवाइज कोई रीजन नहीं है ट्रेड से डरने का। अगर हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास इंटरनल रिफॉर्म्स होते, हमारे पास एबिलिटी होती कि हम ग्लोबल मार्केट्स में कस के अपना डंका बजा सकते हैं, तो हम क्यों रुके हुए हैं? ये कहना कि एग्रीकल्चर, हम ये जो बार बार पे बोल दिया जाता है कि एग्रीकल्चर पे हम आंच नहीं आने देंगे, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है नेसेसरली कि इंडिया में इनफैक्ट एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, बट इंडियन फार्मर जो है बढ़ के प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंडियन फार्मर में जब 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 ग्लोबली व्हीट प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो हम अपने फार्मर को फायदा नहीं उठाने देते उसका, क्योंकि तब हम सोचने लगते हैं अपने कंज्यूमर का। तब हम कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फार्मर को पैसा और नहीं जाना चाहिए। तो
वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया हमें करना क्या है। ऐसा कोई प्लेग नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में कि सुधारा नहीं जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लेकिन क्या हम सुधारना चाहते हैं या हम सिर्फ ऐसे दरवाजा बंद करके बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, अगर हम दरवाजा बंद करके बैठे रहेंगे कि हम आरसेप भी नहीं ज्वाइन करेंगे, हम फलाना से भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप बैठे रहिए। 70-80 साल हो चुके हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो ये दरवाजा बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यही डर रहेगा कि जब खोलेंगे तो दुनिया हमें खा जाएगी। और उस डर में आप कितनी भी देर जीते रहिए, आंखें मूंदे, लेकिन डर खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे उसको ईंधन ही मिलेगा। काशिफ अंसारी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप इतनी देर से धैर्य से इंतज़ार कर रहे हैं। काशिफ अंसारी जी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ जी आपका थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। बताइए साहब, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, हम नागरिकों को बताइए कि हम ट्रंप की ये जो हरकतें हैं इनको कैसे पढ़ें, भारत का क्या रिस्पांस होना चाहिए, और एक सिटीजन के तौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस चेंज को हम कैसे देखें? बिल्कुल सौरभ जी, स्टार्टिंग में मैं 1 मिनट लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि टैरिफ का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होता है। जी, बेसिकली किसी भी कंट्री में जब आप वहां के जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, लेट्स से उसका रेट है 40 रुपए, और एक कंट्री है जहां पे बहुत चीप लेबर अवेलेबल है और वहां पे वही चीज 20 रुपए की बनाई जा सकती है, तो ये एक मोटिवेशन हो जाता है उस कंट्री में जहां चीप लेबर अवेलेबल है कि वो इसको एक्सपोर्ट करे। एक कंज्यूमर जिसके लिए ऑलमोस्ट अगर क्वालिटी बराबर हो, तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से नहीं खरीदेगा जो 40 रुपए का बेच रहा है, इंस्टेड वो खरीदेगा एक ऐसे प्रोड्यूसर से जो किसी और कंट्री से है लेकिन उसको 25 रुपए का अगर बेच रहा है, तो 25 रुपए का बेचने पे प्लस अगर कुछ टैक्सेस भी लग रहे हैं तो वो 30 का अवेलेबल हो रहा है वहां के कंज्यूमर को, राइट। इस केस में जनरली कंट्रीज क्या करती है, कंट्रीज एक टैरिफ लगाती है कि आपके पास एक अनड्यू एडवांटेज है, आपके यहाँ चीप लेबर अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे तो हमारे डोमेस्टिक जो भी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो रहेंगे नहीं, और एक टाइम पे अगर हम आपको अलाउ करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी अपनी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो जनरली टैरिफ का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, प्लस डंपिंग के कुछ और प्रोविजंस होते हैं उनसे बचाने के लिए किया जाता है। अब ट्रंप का जो यहाँ पे कहना है, जो उनके हिसाब से है, वो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। वो कहते हैं इंडिया हमारे ऊपर बहुत टैरिफ लगा रहा है, तो हमें भी इंडिया के ऊपर उसी तरीके से टैरिफ लगाना चाहिए। अगर लेट्स से इंडिया का ओवरऑल ऑन एवरेज जो टैरिफ है वो 20-25% आ रहा है, तो हम 10% क्यों लगा रहे हैं? हमें भी ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए। अब टैरिफ एक तरीके से टैक्स है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आएगा, बट पॉइंट ये है कि वो पैसा कहां से आएगा। लेट्स से अगर ट्रंप ने अभी 25% और एक और 25% लगा दे, तो 50% का जो टैरिफ आएगा, वो टैरिफ एक्चुअली बियर कौन करेगा? वो तो बियर करेगा अमेरिका का वो इंपोर्टर जो इंडिया से सामान मंगा रहा है। अगर वो जो भी पैसा दे रहा है वो अमेरिका के किसी सिटीजन से ट्रंप के ट्रेजरी अकाउंट में जाएगा वो पैसा, राइट। तो जो भी टैरिफ आप लगाते हो उससे रेवेन्यू तो ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि टैक्सेस है, बट उस टैक्सेस से आपकी अपनी इकोनॉमी कितनी सफर करेगी, प्लस आपके जो दूसरे काउंटर पार्ट है जिस पर्टिकुलर कंट्री पे आप लगा रहे हो वो कितना सफर करेगी, वो देखना है। और तीसरी चीज, आपके उस काउंटर पार्ट कंट्री के जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अभी ट्रेड सरप्लस में है यूएस से, एंड वन ऑफ द थिंग्स जो हम उनको काफी एक्सपोर्ट करते हैं वो है अपैरल। सो जितनी भी अपैरल की चीजें, फुटवेयर की चीजें हम बेचते हैं, उसमें हमारा इमीडिएट कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश और वियतनाम। तो अगर ट्रंप का जो टैरिफ है बांग्लादेश पे वो कम है और इंडिया पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनके लिए ज्यादा इंसेंटिव हो जाएगा, उनकी चीजें कंपैरेटिवली चीपर अवेलेबल होगी, हमारी महंगी हो जाएगी। तो यू कैन सी अ पुश कि बांग्लादेश के काफी सारे एक्सपोर्टर्स का सामान यूएस में ज्यादा पहुंचेगा। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नुकसान तब होगा जब हमारे एक्सपोर्टर्स का माल वहां पे जाना बंद होगा। अगर टैक्सेस ज्यादा है और अगर इंपोर्टर यूएस से इंडिया का सामान नहीं मंगा रहा, तो जो भी इंडियन एक्सपोर्ट हाउसेज है उनको बहुत सारे स्टाफ्स हटाने पड़ेंगे, उनको ऑल्टरनेटिव रूट्स देखना होगा, उनकी डिमांड कम हो जाए
कम हो जाएगी, जिसके वजह से ये सारे नुकसान है जो आप देख रहे हो इसका। अब इसका दूसरा एक और पार्ट है जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रम्प जो जस्टिफाई कर रहा है और जो हमारी मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये अनजस्टिफाइड है। आप कह रहे हो हम 25% आपको और टैरिफ देंगे क्योंकि आप रशिया से ऑयल प्रोक्योर कर रहे हो। वो एक बहुत ही अलग तरीके का सिस्टम है, उसके बारे में अगर आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर ये पूछी जा रही है कि क्या ये जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम है, जो पूरा फ्री मार्केट, फ्री विल है ना, उनको ये शब्द बहुत ज़्यादा पसंद था और भारत पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं प्रोटेक्शनिज्म का। पर जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस की तो बताया गया कि जितना ऑर्गेनाइज्ड उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो जितना सब्सिडी देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को जितना सब्सिडी देते हैं, तो ये बहुत डाइकॉटमी दिखती है उनके आर्ग्यूमेंट में। ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ट्रम्प के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, आप उनको एक तरीके से कह सकते हो कि वो काफी सेंसेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के होते हैं कि आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज मैं ये कोई बड़ा काम करने वाला हूं, ये बड़े काम से ये हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा आ रहा है। और दूसरी कंट्रीज के बारे में वो पॉइंट्स निकालते हैं कि आप अपनी कंट्री में ये प्रोटेक्शन कर रहे हो, आप हमारे साथ ये गलत कर रहे हो, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद अपनी कंट्री में करते हैं। हर एक कंट्री को अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने का, अपने सिटीजन्स के लिए रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से अवेलेबल कराने का राइट होता है। इसमें ट्रम्प अगर अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ही कैन नॉट पिन पॉइंट एंड से कि ये कंट्री जो प्रोटेक्शन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे एग्रीकल्चर को काफी टारगेट करते हैं। ही कैन नॉट से, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर को हमने काफी प्रोटेक्ट कर रखा। हमारे अपने वैलिड रीजंस है, हमारे यहाँ इतने सारे हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इफ वी लुक एट नंबर ऑफ पीपल जो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, एंड हमने ये रीजंस बहुत बार बहुत जगह दिए हुए हैं कि क्यों हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलर चीजें अमेरिका भी करता है, बट एज आई सेड, जो उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि आप रशिया से ऑयल प्रोक्योर करते हो और रशिया से ऑयल प्रोक्योर करने की वजह से वही फंड फिर रशिया यूक्रेन से वॉर में लगाता है, अमेरिका भी करता है। ईयू जिन पे सैंक्शंस लगे थे ऑयल के, उसके अलावा वो भी बहुत सारी चीज की ट्रेड करते हैं। एक थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड में कि आप एक बार आप जो ट्रेड करते हो उसमें आप ट्रेड को जीरो करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपको या तो अपनी इकोनॉमी क्लोज करनी पड़ेगी। क्या ट्रम्प किसी भी कंट्री से अपनी इकोनॉमी क्लोज करने के लिए रेडी होंगे? आई डोंट थिंक ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री अब ऐसा करना चाहेगी जहां पे कैपिटलिज्म इज इन प्लेस। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। एंड दैट इज व्हाई अगर आप लैंग्वेज देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो भी सर्कुलर जारी किया था, उन्होंने कहा था दिस इज अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। सो अनरीजनेबल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप कह रहे हो हम 25% टैक्स एक्स्ट्रा दे क्योंकि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे तेल खरीद के, आप भी चीजें खरीद रहे हो। जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो कि आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट राइट नाउ। सो ये उनका चलता रहेगा। एज आई सेड, एक बात जो अभी इनसे पहले वाले पैनलिस्ट ने भी की थी, ट्रम्प को भी पता है कि ये उनका आखिरी टाइम है, इसके बाद वो फिर दोबारा रीइलेक्ट नहीं होने वाले। सो ही इज डूइंग जो उनको लगता है सही है, एंड ही इज वेरी फर्म ऑन थिंग्स कि मुझे ये सही लगता है तो मैं करूंगा, चाहे गलत सही, एटलीस्ट लेट मी क्रिएट नैरेटिव। थैंक यू सो मच।